आज मैं आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जैसे कि एजुकेशन ऑफ ब्रिटिश रूल के विषय में, मतलब किस तरह का एजुकेशन जो था ब्रिटिश के समय में था या फिर ब्रिटिश से पहले भारत का किस तरह का एजुकेशन सिस्टम था, उसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक आज मैं डिस्कस करूँगा, ये चैप्टर थोड़ा से बड़ा है तो इसलिए चाहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बता दूँ कि कौन कौन सा जो टॉपिक है मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो डिस्कशन में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन इन 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया, मतलब किस तरह का ट्रेडिशनल एजुकेशन हुआ करता था 19th सेंचुरी में। ठीक है, इंडिया का जैसे सोर्स ऑफ मटेरियल्स क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, या फिर बात करें तो हायर एजुकेशन सिस्टम कैसी हुआ करता था इस समय में, और बात करें एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश, ब्रिटिश आने के बाद किस तरह से अपना इम्प्लीमेंटेशन किया, अपने एजुकेशन सिस्टम को भारत में इम्प्लांट किया, तो ये सारा जानेंगे। ठीक है, जैसे क्या ओरिएंटलिस्ट था, ओरिएंटल लिस्ट हुआ करता था इस समय में, तो वो सारा चीज़ जानेंगे। बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये सारा चीज़ एक एक करके डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बताएंगे रोल ऑफ क्रिश्चियन मैसनरीज क्या रहा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने में, वो सारा चीज़ जानेंगे। और साथ ही साथ बात करें कि यहाँ पे जैसे रोल ऑफ इंडियन रिफॉर्मर का किस तरह रहा एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन को तब्दील करने के लिए, या रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या रहा, किस तरह से जो है क्या क्या तब्दीली किया एजुकेशन सिस्टम में, वो सारा एक एक करके हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, क्या वेस्टर्न एजुकेशन का क्या इफ़ेक्ट रहा, और नेशनल एजुकेशन जो है मतलब कि यहाँ गुड इफ़ेक्ट्स बैड इफ़ेक्ट्स दोनों के विषय में जानेंगे। ठीक है, और बात करें जैसे नेशनल एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से जो है क्या क्या तब्दीली हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, ये सारा जानेंगे। और बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड अलीगढ़ एंड बड़ौदा, जैसे कि मॉडर्न एजुकेशन का जो स्टार्ट हुआ था आपका अलीगढ़ और बड़ौदा में, वो भी जानेंगे। ठीक है, जैसे अलीगढ़ में क्या हुआ 1970, मतलब 1875 में क्या बदलाव हुआ, बड़ौदा में क्या क्या चेंजेस आया, ये सारा एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो उससे पहले आप कर लीजिएगा ये चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो उसका बस यही गुरु दक्षिणा है ना। तो आई होप यू एंजॉय दिस। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोर्स ऑफ मटेरियल्स का, क्या क्या सोर्स ऑफ मटेरियल हुआ करता था। देखो एक रिपोर्ट हुआ करता था विलियम विलियम एडम का, जो कि एक मैसनरीज में वर्क करते थे। वही जो है भारत के लगभग जो है कितना, यानी कि हर गांव को विजिट किया, 1000 गांव को विजिट किया, वहाँ से जो है माने 1 लाख जो विलेज को विजिट किया, स्कूल को विजिट किया। उसके बाद जो है उन्होंने जो है मतलब कि क्या किया, तो एवरी इंडियन विलेज को विजिट करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है बेटर देन दोज एग्जिस्ट इन इंग्लैंड, इन्हें इंग्लैंड का एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी बेहतर हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने देखा। अब कुल मिला के अगर हम बात करें तो ऐसे भी आपने सुना होगा कि गुरुकुल हुआ करता था यहाँ पे, और जो है पाठशाला हुआ करता था। बच्चों को जो है ज़्यादा आज के समय में आप देखोगे तो बहुत सारे बुक्स का दबाव होता है बच्चों पे। ठीक है, बहुत सारा किताब रहता है, बहुत सारा मतलब कि बैग, मतलब कि जूनियर सेक्शन में भी बैग बैग जो है 5-6 kg का रहता है। तो सोच लीजिए आप, इतना ज़्यादा परेशानी हुआ करता है बच्चा को। लेकिन अगर आप पहले के समय में देखोगे कि कोई भी रिटर्न फॉर्मेट में बुक अवेलेबल नहीं था, और कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब प्रिंटिंग नहीं था, प्रिंटिंग था, आ चुका था प्रिंटिंग, लेकिन रिटर्न फॉर्मेट में नहीं दिया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करवाया जाता था, उस पर बिलीव किया जाता था। ठीक है, तो वो सारे चीज़ को देखेंगे हम। तो सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम्स को अगर हम देखें तो एलिमेंट्री जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, पाठशाला फॉर हिंदूज़ के लिए हुआ करता था, मुक्ताब जो है मुस्लिम के लिए हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स है। और उसके बाद जो है इसका जैसे कि फिनांसर कौन हुआ करता था, तो इसका फिनांसर वेल्दी जो है पर्सन हुआ करता था, टेम्पल या मॉस्क्यू से, या उसका फंडिंग हुआ करता था, या कह सकते हो उसी के छत्रछाया में ये आगे बढ़ता था। ठीक है, जैसे दोज वर द नो प्रिंटेड बुक, यहाँ किसी भी तरह का प्रिंटेड बुक नहीं हुआ करता था। ठीक है, किसी भी तरह का प्रिंटेड बुक नहीं हुआ करता था। टीचिंग वाज डन ऑरली, ऑरली टीचिंग को डन कराया जाता था।
और ये जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज जो कि गुरु के द्वारा किया जाता था, उसके द्वारा ये पाठशाला या मुक्ताब में, जैसे पाठशाला में जो है गुरु के द्वारा और मौलवी जो है मुक्ताब में करते थे। ठीक है, गुरु जो है गुरु और मौलवी के द्वारा एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाता था। ठीक है, और अगर हम लोग आगे बात करें, चिल्ड्रेन जो वेल्दी फैमिलीज का हुआ करता था उसको होम ट्विटर यानी होम में ही पेड कोचिंग ट्वीटिंग का फैसिलिटीज हुआ करता था, जो कि चिल्ड्रेंस वर द टॉट टू रीड, राइट, सिंपल अर्थमेटिकल्स या क्या क्या पढ़ाया जाता था, तो लिखने के लिए सिखाया जाता था, अर्थमेटिक जो है अंकगणित, ये सारा चीज़ सिखाया जाता था, मेमोरेबल कराया जाता था, कैसे उसको जो है मेमोराइज किया जाए, रीजनली टेक्स्ट को मतलब रीजनल टेक्स्ट को भी मेमोराइज किया जाता था। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट को, जैसे कि मतलब कि रिलीजियस टेक्स्ट भी जरूरी था, तभी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा सिस्टम हुआ करता था। अभी के समय में क्या है तो आप जान ही रहे हो, धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि कैसा ब्रिटिश इम्पोज किया, वो सारा लेके आऊँगा। उसके बाद बात करें, अगर ड्यूरेशन द एजुकेशन वाज नॉट द सेम फॉर द ऑल स्टूडेंट, यानी इस समय जो इस दौरान एजुकेशन सभी के लिए सेम नहीं हुआ करता था। एडमिशन कुड बी टेकन एट द टाइम, माने जिस टाइम लिया जाता था एडमिशन, पीपल एजुकेशन वाज द रिगार्डेड अ कंप्लीट आफ्टर द हैड गॉट द अमाउंट ऑफ नॉलेज, यानी कि उसका किस तरह का नॉलेज है उसी के आधार पे जो है टीचर उसको किस क्लास में दिया जाता था वो डिसाइड किया जाता था। देयर वाज नॉट फिक्स फी, यहाँ कोई फिक्स फी नहीं हुआ करता था, मैंने कोई भी चार्जेस फिक्स नहीं हुआ करता था। पुपिल्स पेरेंट्स पेड द टीचर इन कैश और काइंड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, यानी कि वो जो भी पेरेंट्स हुआ करता था वो टीचर्स को उसके काइंड्स यानी उसके मतलब क्वालिटी के आधार पे उसको पे किया करता था। ठीक है, अभी भी देखोगे होम ट्यूशन में जो जितना अच्छा कैपेबल टीचर रहता है उतना अच्छा जो है फी गेट करता है। अब और बात करें यहाँ पे ध्यान रहे, जैसे कि विलेज स्कूल्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, यानी जो भी हार्वेस्टिंग सीजन हुआ करता था उसमें सारा आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्लोज होता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता था तो उस कारण से ये क्लोज रहता था। सो चिल्ड्रंस फ्रॉम पीजेंट फैमिली, जो कि पीजेंट फैमिली से जो चिल्ड्रन हुआ करता था, हु हेल्प द हार्वेस्ट वाज द नॉट मिस द क्लास, तो वो जो है हार्वेस्ट में मदद करता था, तो इसलिए जो है इसमें गर्मी छुट्टी सर्दी की छुट्टी जैसी कोई बात नहीं थी। जब फसल कटाई होती थी उस समय जो है आपको याद रहना चाहिए कि उसमें छुट्टी मिला करता था। ठीक है, हायर एजुकेशन का जहाँ तक बात करें, सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन वर द फ्यू इन नंबर, यानी काफ़ी कम हुआ करता था इस समय में, मोस्टली पैट्रोनाइज्ड बाय द फ्यू जो है रूरल और रॉयल ऑफ दियर स्टूडेंट्स हु मोस्टली अपर क्लासेस हिंदू, माने कि कहने का कुल मिला के बात करें हायर एजुकेशन जो है वैसे स्टूडेंट का मोस्टली नंबर होता था जो कि हायर जो है अपर या अपर क्लास हिंदू या मुस्लिम के मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, हिंदू रिसीव द हायर एजुकेशन ऑफ इन टूल्स और फिर वेयर द मीडियम इंस्ट्रक्शन ऑफ संस्कृत, यहाँ टूल्स हुआ करता था जिसका मीडियम क्या होता था, संस्कृत हुआ करता था। ठीक है, मुस्लिम रिसीव द हायर एजुकेशन मदरसा में एजुकेशन मुस्लिम लिया करता था जिसका मीडियम जो है पार्सियन हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें जैसे कि एमोंग द, आप अभी भी आप कुल मिला के अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि लैंग्वेज जो है हम लोग का हिंदी इंग्लिश मीडियम में है और मदरसे में उर्दू पढ़ाई जाती है, तो ये सब लैंग्वेज ऑलरेडी जो है आपने देख लिया होगा। एमोंग द सब्जेक्ट्स टॉट वर लॉ लॉजिकल, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, लॉ पढ़ाया जाता था, लॉजिकल पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, साइंस पढ़ाया जाता था, रिलीजियस लिटरेचर पढ़ाया जाता था, जैसे हिंदू में कुरान मतलब कि मुस्लिम में कुरान हो गया, हिंदू में भागवत गीता रामायण हो गया, ये सारी चीज़ पढ़ाया जाता था, फिलोसफी पढ़ाया जाता था। ठीक है, फिलोसफी का तात्पर्य क्या है, समाजशास्त्र, सॉरी सोशोलॉजी में तो समाजशास्त्र होता है, फिलोसफी हो गया जैसे मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक तौर पर उसको बच्चों को स्टेबल करने के लिए बुक जो है चलाया जाता था। अगर बात करें यहाँ स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी इज नॉट जो है मतलब कि नॉट permitted, hence the students were not aware the least developments around the world, especially in the मतलब कि साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, मतलब कहने का मतलब है जैसे कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता था, अवेयर था, तो उसके लिए कुछ स्पेशल साइंटिफिक स्टडी का भी प्रोविज़न था इस समय में। आप देख सकते हो किस तरह से पाठशाला का मतलब कि इन्वायरमेंट हुआ करता था इस समय में। ठीक है, ना कोई बेंच ना कोई टेबल, बस बच्चों को ज़मीन पर बैठा करके वहाँ के गतिविधि में शामिल करके पढ़ाने का प्रावधान हुआ करता था। ठीक है, अब बात करें जैसे कि किस तरह से ब्रिटिश जो है अपना एजुकेशन सिस्टम को इम्पोज किया इंडिया में। ठीक है, बिगनिंग में अगर हम लोग देखें
तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम के लॉ के आधार पे एजुकेशन दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे अनफेयरली जो है विद द हिंदू और मुस्लिम लॉ आर कस्टम्स डेट वर द यूज इन इंडिया, जो कि उसके रीति रिवाज को यूज किया जाता था। सम ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया स्टडी दोज लॉ एंड कस्टम्स अंडर द लर्नर्स स्कॉलर्स, यानी कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर आया, प्रशासन आया, प्रशासनिक अधिकारी आया, उन्होंने जो है यहाँ का ट्रेडिशंस को पढ़ा और जो लर्न किया। उसके बाद दे रीड मच टेक्स्ट ऑफ इंडियन लॉ, और बहुत सारे टेक्स्ट को उन्होंने स्टडी किया, फिर जो है फिलोसफी, लिटरेचर एक्सेट्रा चीज़ों को। फिर देयर एम टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग, मानी वो चाहता था उसका जो अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, मानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझे, उसके बातों को विचारों को समझे। तो उन्होंने क्या किया, दिस सब्जेक्ट सो दे कुड नॉट बिकम द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, मानी वहाँ पे अभी के समय में, मतलब उस समय में जो जो सब्जेक्ट चला करता था वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। किसके लिए? ब्रिटिश जो गवर्न कर रहा था इंडिया में। यानी कहने का मतलब है, अगर ब्रिटिश यहाँ पे चल रहा था, वो कैसा एजुकेशन सिस्टम लाना चाहता था, तो वो चाहता था कि मेरा ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो कि गुलामी को आगे बढ़ाए, मतलब कि एक तरह से गुलामी के भाव को बढ़ाए। अब वो नहीं चाहता था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़े, तो वो वैसे चीज़ों को आगे लेके आया जो कि उसके प्रभुत्व को आगे बढ़ाए, यानी सवर्निटी को आगे बढ़ाया। ठीक है, वो जानेंगे। यहाँ पे देखो कल्चर ओरिएंट किया, और ईस्ट ईस्ट कम टू द रेफर टू द ओरिएंटलिस्ट, फिर जैसे कि नेथेलिल हिंडल जो आया था, हिल हैंड, ठीक है, हाल हैंड जो वारेन हेस्टिंग, या फिर क्या है, नेथेनेल हेलहैन, या वारेन हेस्टिंग, या विलियम जोन्स, या हेनरी थॉमस, या कॉलब्रॉक, या फिर जोनाथन डंकन, ये इन्होंने जो है अलग अलग तरह का ओरिएंटेशन एजुकेशन सिस्टम में अपना इम्पोज किया। ठीक है, अगर बात करें नेथेनेल हेलहैंड का, ये इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट टू द हिंदू लोकल कोड, यानी हिंदू लोकल कोड इनटू इंग्लिश, यानी जो यहाँ का लैंग्वेजेस हुआ करता था, जैसे हिंदी था, उससे उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। अ कोड ऑफ गैंट्रो इसको कहा जाता है, इस कोड को कहा जाता है अ कोड ऑफ गैंट्रो हिंदू लॉज। ठीक है, तो ये पब्लिश किया गया, कब किया गया था, 1776 में किया गया था। और बात करें इन 1781 में वारेन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, जो इस्टेब्लिश कलकत्ता में जो है, कलकत्ता मद्रास में जो है, विच टॉट द इस्लामिक लॉ, माने इस्लामिक लॉ को उन्होंने जो है मतलब कि पढ़ाया, और जो है अरेबिक और पार्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, और इस सारा चीज़ों को, पार्शियन लैंग्वेज को भी पढ़ा। ठीक है, पढ़ाया, टॉट मतलब पढ़ाना। और विलियम जोन्स जो हुआ करता था, उन्होंने क्या किया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द कलकत्ता, इन्होंने क्या किया, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था विलियम जोन्स, वाज द लिंग्विस्टिक अ पर्सन हु नोन द सेवरल फॉरेन लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक मतलब क्या हो गया, जो लैंग्वेज में महारत हासिल है, बहुत सारे लैंग्वेज को जाना करता है। उन्होंने ऐसा मतलब क्या किया, संस्कृत को जो है रीड किया, मैनी रिलीजियस एंड स्कॉलर्स वर्क द कंपोज इन दिस लैंग्वेज, और उन्होंने कंपोज किया था और ट्रांसलेट किया इसको इंग्लिश में, यानी संस्कृत लैंग्वेज को अनेक विद्वानों से पढ़वा करके उसको इंग्लिश में इम्पोज किया। ठीक है, अगर बात करें आपका दूसरा, ही आल्सो ट्रांसलेट सम ऑफ देम इनटू द इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और कालिदास का जो फेमस प्ले होता था अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास का फेमस प्ले कौन है, अभिज्ञान शकुंतलम, उसको जो है ना 1784 में विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी जो कलकत्ता में फाउंड किया था, मतलब कि ये दूसरा है, उसको भी ट्रांसलेट किया। ठीक है, 1774 में जो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये सोसाइटी जो है पब्लिक क्या करने का काम करता था, ये जो है जर्नल पब्लिश करता था, जिसको एशियाटिक रिसर्चर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जो पब्लिश करता था, एशियाटिक रिसर्चर कहा जाता था। कंटेंट द आर्टिकल्स और द ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया। देखो, कोई भी चीज़ पहले जानने से पहले हमको तो क्या बदलना है, क्या करना है, इस विषय में तो जानकारी होना ही चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ का जो है प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छे से जाना। जानने के बाद उन्होंने देखा कि कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस सारे पॉइंट को इन्होंने रिवेल किया, हटाया, और हटाने के बाद जो है इन्होंने जो है अपना जो मैंने इम्पोज करना चाहता था, जो फैसिलिटीज़ को लाना चाहता था, उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया, उसको रखा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग
यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बुक्स हुआ करता था, आपको पता होगा कि इंडिया जो है लिटरेचर में बहुत आगे रहा है। यहाँ पे जो है मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों किताब हुआ करता था, हजारों क्या लाखों किताब हुआ करता था। बख्तियार खिलजी के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और डिस्ट्रॉय करने के कारण जो है यहाँ का लिटरेचर सोर्स थोड़ा कम हुआ, लेकिन परंतु जो भी सोर्सेस था वो भी इनफ था इन लोगों के लिए। तो इन लोगों ने सबसे पहले उसको ट्रांसलेट किया, उस ट्रांसलेट करके उसको पढ़ाया, ताकि यहाँ पे जो है ना मतलब विश्वास जीते, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा उन्होंने विश्वास जीते। तो ये सारा काम उन्होंने किया। अब बात करें जैसे विद द परमिशंस द गवर्नर जनरल्स कॉर्नवालिस के बाद उन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश द संस्कृत कॉलेज को भी बनारस में डाला। ठीक है, जॉन जो है कौन था, जोनाथन डंकन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था संस्कृत कॉलेज को बनारस में। कब किया गया था? 1792 में किया गया था। डेवलप्ड किया गया एस्पिरेशन मतलब कि अप्रिसिएशन ऑफ द हिंदूज लॉ और लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए। गवर्नर जनरल जो वेल्सरे था, इंट्रोड्यूस द कोर्सेज द ओरिएंटेशन लर्निंग फोर्ट विलियम कॉलेज। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को इंट्रोड्यूस किया, विच इज एस्टेब्लिश कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया था 1800 ईस्वी के आसपास में। ट्रेन द यूथ यंग सिविल जो सर्वेंट हुआ करता था उसको ट्रेन करने के लिए। यानी कहने का कुल मिला के बात करें तो हम यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि गवर्नर जनरल जो कॉर्नवालिस के टाइम में कुछ मेजर बदलाव हुआ। क्या क्या बदलाव हुआ? तो ये संस्कृत कॉलेज आया, विलियम जोन्स मतलब कि फोर्ट विलियम कॉलेज आया 1800 के आसपास। अब फोर्ट विलियम कॉलेज में स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉर्नवालिस था उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। किस लिए? सिविल सर्वेंट के जो है मतलब एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो प्रशासनिक अधिकारी बने तो अच्छे तरह से जो एग्जीक्यूट कर पाए। तो बिगनिंग ऑफ, आप देखो क्या क्या इंग्लिश एजुकेशन को किस तरह से इम्प्लांट किया इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम में, वो आप जानना मतलब कि धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। जैसे कि 19वीं सेंचुरी में अगर हम लोग देखें तो ग्रुप ऑफ द पीपल्स बिकम द इंटरेस्टेड इन द इम्पार्टिंग Western educations in India. Chief among them were the Christian missionaries. फर्स्टली क्या किया इन्होंने, क्रिश्चियन मिशनरीज को ओपन किया, वहाँ पे एजुकेशन देना प्रारंभ किया इंडियन रिफॉर्मर्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को। ठीक है, तो इस तरह से रिफॉर्मर कौन हो गया? जो समाज सुधारक था यहाँ, उसको या ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को मतलब बढ़ाने के लिए कोशिश किया गया। ठीक है, रोल ऑफ द क्रिश्चियन मैसनरीज का क्या था? अभी भी आपको सुनने को मिलेगा कि भारत में बहुत सारे क्रिश्चियन मैसनरीज हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में चला रहे हैं। काफ़ी इंग्लिश स्कूल सारे चीज़ों का जो मतलब की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, many of the Christians missionaries believed that the social evils in Indian society could remove the winning over the Indian to the Christianity through the Western education। माने कि ये लोग चाहते थे क्या कि जो भी सोशल इविल्स है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में, उसको जो है ना रिमूव किया जाए, और ताकि जो है ना इंडियन सोसाइटी में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव को आगे बढ़ाया जाए और वेस्टर्न एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो ये लोग जो है इस तरह के काम को आगे किए। अब हिट द कंपनीज हाउएवर बैन द मिशनरीज एक्टिविटीज इन द इंडियन टेरिटरीज फियरिंग द हॉस्टाइल इंडियन जो है रिएक्शंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब कि एक समय में ऐसा आया कि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हस्तक्षेप कर दिया था, जिसके कारण से आपको पता है कि 18 जो है 57 का क्रांति भी हुआ। तो ये नहीं चाहते थे कि उस तरह का क्रांति फिर से हो, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इस मैसनरीज को बैन लगा दिया, मतलब कि बंद कर दिया। और विलियम कैरी के द्वारा जो क्रिश्चियन मैसनरीज था, कम टू द इंडिया 1793 में आया था। लर्न द सेवरल, इन्होंने क्या किया, ही लर्न सेवरल इंडियन लैंग्वेज को पढ़ा, जैसे बंगाली, संस्कृत आदि को। ही ट्रांसलेट द न्यू टेस्टामेंट जो है इनटू द बंगाली। मतलब देखो, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ये लोग में मतलब कि क्रिश्चियन में एक बुक होता है जो पवित्र ग्रंथ होता है बाइबल, तो उसको दो भागों में बांटा गया, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो ये जो न्यू टेस्टामेंट का बुक था, जिसमें कि यीशु मसीह के सारा कहानी है, कैसे उन्होंने भारत पे आया, कैसे प्रभुत्व हासिल किया, वो सारा कहानी है। कैसे वो मतलब कि भारत जो है जैसे जगह पे, मतलब कोई वहाँ पे जो देश में था, वो किस तरह से जो है लोगों का साहस को बढ़ाया, लोगों का साथ दिया, वो सारा चीज़ इसमें आपको मिलेगा। वो इन्होंने बंगाली में छापा ताकि अपने धर्म का प्रचार कर सकें। कैरी सेटल्ड कब किया था? तो 1800 में किया गया। कैरी सेटल इन द डेनिश कॉलोनी, डेनिश कॉलोनी को जो एस्टेब्लिश किया, कहाँ पे किया? तो सेरामपुर में किया। ठीक है, नाउ इसको आज हम लोग श्री रामपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है,
फिर सम डिस्टेंस नॉर्थ द कलकत्ता से कुछ ही डिस्टेंस पे ये आपको देखने को मिलेगा। टुगेदर विद द सम अदर मैसनरीज ही फाउंडेड द सेरम श्री रामपुर मिशंस, यानी श्री रामपुर मिशंस के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे मैसनरीज को डाला। फिर द मिशन स्टार्ट टू द प्रिंटिंग प्रेस, यानी उन्होंने जो है मैसनरीज क्या क्या मिशन स्टार्ट किया, प्रिंटिंग प्रेस को वहाँ पे डाला, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस को वहाँ पे डाला। और साथ ही जो है प्रेस फर्स्ट जो है पब्लिश किया था, जो बंगाली में बंगाली बुक को जो है पब्लिश किया था। उस बुक का नाम आपका कैरिक ट्रांसलेट द न्यू टेस्टामेंट को, यहाँ पे जो बंगाली बुक में जो ट्रांसलेट किया गया था न्यू टेस्टामेंट, ये बुक को वहाँ पे डाला। इन जो 1818 में बात करें, मैसनरी सेट द श्री रामपुर कॉलेज को एस्टेब्लिश किया, यानी ये जो मिशन चलाया गया वहाँ श्री रामपुर में एक कॉलेज का एस्टेब्लिश किया गया। और साथ ही साथ चार्टर्स एक्ट आपको पता होगा कि हर 20 साल में लाया गया। तो पहला चार्टर्स एक्ट जो है मतलब कि 1818 में लाया गया, फिर 33 में लाया गया, 53 में लाया गया। तो इस तरह एक्ट लाया गया, ठीक है। ये एक्ट के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो डोंट वरी, पहले ये चीज जानते हैं कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। फिर बात करें द रिएक्शंस ऑन द क्रिश्चियंस मैसनरीज वेयर रिमूव, यानी कि जो जो है रेस्ट्रिक्शन, सॉरी, जो चार्टर्स आया उसमें जो है रेस्ट्रिक्शन जो लगाया गया था क्रिश्चियन मैसनरीज पे, उसको हटा दिया गया इस चार्टर एक्ट में। उसके बाद मैसनरीज वेयर अलाउड टू द सेटल द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, उन्होंने जो है अलाउ कर दिया कि ब्रिटिश टेरिटरी को यहाँ पे जो है मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हो आप। द इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है कि डाल सकते हो, चर्च आदि बैठा सकते हो, मतलब कि अटैच चर्च से अटैच करके मैसनरीज डाल करके एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हो। तो कहाँ पे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में ऐसा जो है मुहिम को चलाया गया। अगर आगे बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे क्या, जैसे रोल ऑफ इंडियन रिफॉर्मर्स का क्या योगदान रहा इंडियन एजुकेशन को इस समय में ब्रिटिश के टाइम में बदलने में। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन रिफॉर्मर में राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जो प्रोमिनेंट मतलब फेस हैं जो कि वेस्टर्न एजुकेशंस को जो है कि भाव को थोड़ा मतलब कम कर करके उसमें सोशल इविल को हटाने में मतलब कि जो इनका योगदान था। यानी कि कहने का मतलब है इस समय में इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा जो हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खराब पोजीशन में चल रहा था। यहाँ पे जो है अगर किसी पुरुष का मतलब कि देहांत हो जाता था, उसकी पत्नी को जो है आग में जला दिया जाता था जीवित अवस्था में ही। तो ये जो है मतलब कि ये सिस्टम को जो है राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के समय में हटाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा काम भी था, लेकिन धार्मिक हस्तक्षेप भी था ये, मतलब धर्म का जो है काफ़ी लोग जो है उठ करके आए। अब अगर बात हम लोग करें इसका, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, तो इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह को आगे बढ़ाया और जो है भूदान आंदोलन चलाया, यानी कि जो जमींदार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान को आगे बढ़ाया। तो अलग अलग तरह से इन्होंने योगदान दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम का, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, एजुकेशन को हेल्प किया और सोशल जो इविल्स हुआ करता था उसको रिड्यूस करने का काम किया। हेल्प किया किसके लिए, सोशल इविल को हटाने के लिए, ठीक है। दे एस्टेब्लिश द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस फॉर इम्पार्टिंग बोथ वेस्टर्न एंड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम को राजा राम मोहन ने जो है क्या किया, इन्होंने कॉलेज में मतलब पार्शली जो एजुकेशन को रखने के लिए बोला कि इंडियन एजुकेशन भी रहना चाहिए, आपका वेस्टर्न एजुकेशन भी रहना चाहिए, यानी कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को थोप नहीं सकते हो इंडियंस पे। इन्होंने वो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया। और राजा राम मोहन के द्वारा जो है हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया था कलकत्ता में, कब, 1817 में, ठीक है। और अगर बात करें टू सपोर्ट द स्कॉटिश जो स्कॉलर था, किसके सपोर्ट से, तो स्कॉटिश स्कॉलर हुआ करता था उसके द्वारा ये जो है इन्होंने किया था। अगर आप बात करें स्कॉटिश स्कॉलर के विषय में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैसनरीज अलेक्जेंडर डफ थे, ये समय डफ थे। और उसके बाद 1825 के टाइम में फाउंडेड द वेदांता कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। 1825 में वेदांता कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था और जहाँ पे जो है दोनों कोर्स को अवेलेबल था। कौन कौन कोर्स, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी था और साथ ही साथ जो है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भी था, ठीक है। और अगर बात करें जैसे कि क्या चीज़ का, जैसे कि यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट्स का, ठीक है। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट के विषय में मैं अगला वीडियो लाऊंगा, तो उसमें सारा टॉपिक जो है जो लेफ्ट रह गया है वो सारा चीज़ को मैं एक एक करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और भी कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यू आर कम टू माई
कमेंट सेक्शंस एंड कमेंट करिए वहाँ पे, मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।